Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful, whose bounty and blessings are countless upon us. Today is our lecture number 6. It is composition of Earth atmosphere. तो इसको हमने सरसरी पहले भी जायजा लिया था एटमॉस्फेयर के अर्थ का, लेकिन वो जस्ट एक स्लाइड के अंदर लिया था, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही स्टूडेंट को? बाकियों को आ रही है स्लाइड नज़र? उसका इंटरनेट का इशू ना हो। जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेट्रोलॉजी को। मेट्रोलॉजी क्या होती है? देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा। मेट्रोलॉजी द इज द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना। ये एटमॉस्फेयर की जो स्टडी होती है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, और इसमें जो फिनोमिनाज हो रहे हैं इसके ऊपर वर्क जो है वो अरस्तू ने किया था। सबसे पहले जो है उसने एक किताब लिखी थी 340 बीसी। 340 बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 340 साल पहले ये तब मौजूद था। तो क्या मसला आ रहा है स्क्रीन में आप लोगों को? कईयों का आ रही है, कईयों को नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ नहीं आ रही हो गया है? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? ये कैसे हो सकता? अब आ रही है? आंखें अब खुली हैं आप लोगों की, जो है ना नींद में थे, पोल्ट्री का लेक्चर लेके सो गए हो गए। आंखें खोलो तो चीज नजर आती है, बंद आंखों से नहीं नजर आती। अच्छा अब आ रही है, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज का लेक्चर में हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स क्या हैं और उसके फिनोमिना क्या होते हैं। तो ये भी चीज़ हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। उससे पहले देखिएगा, एटमॉस्फेयर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी पे जो वर्क है वो किसने किया? अरिस्टोटल ने, अरस्तू ने। और उसने एक बुक लिखी मेट्रोलॉजी का। ठीक है। ये उसने इसके ऊपर एक बुक लिखी, और इसने सम नॉलेज ऑफ वेदर क्लाइमेट एट ए टाइम बताया। अच्छा, और एक ये चीज याद रखिएगा कि शूटिंग स्टार जो होता है, टूटा हुआ सितारा जो हमें नजर आता है जिस पे बना हुआ है कि देख के दुआ मांगनी चाहिए, वो मेटियोर होता है। ठीक है। मेटियोर्स वर ऑल थिंग दैट फेल फ्रॉम द स्काई और वर सीन इन द एयर। और इसका मेटियोर का भी अरिस्टोटल ने बताया। मेटियोरस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाई इन एयर। ठीक है। जो ये फिर इसका मतलब शूटिंग स्टार जो होगा वो मेटियोर कहलाएगा। और एक दुमदार तारा होता है जो आसमान में नजर आ रहा होता है कि हल्की सी दुम सी निकली हुई है, वो कॉमेट होता है। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। कॉमेट की दुम क्यों निकलती है? वो गैसियस का बना होता है, सूरज के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, गैस की सन की उस पर ग्रेविटी पड़ती है, तो वो उसकी जो है ना ऐसे दुम सी निकल आती है। तो वो दुमदार तारा कॉमेट होता है। और शूटिंग स्टार जो है, शहाब साकब जिसको कह देते हैं, जो गिरता हुआ स्टार है, वो मेटियोर होता है। तो एटमॉस्फेयर को हम मेट्रोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं बेसिकली। तो उसके बाद हम आ जाते हैं वेदर क्या होता है। तो वेदर मैंने आपको बताया था, जो एनविलप होता है गैसेस का जमीन के ऊपर, उसको वेदर कहते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये जमीन है, ये अर्थ है। इस पिक्चर में ये अगर आप अर्थ लगा दें, उसके ऊपर दरख्त वगैरह है, उसके ऊपर ये अब ऊपर तक गैसेस का एक हाला है ये। ठीक है। अर्थ के ऊपर तक, उसके बाद ऊपर खला आ जाएगी ना, जहां हम रह रहे हैं, जहाँ सांस ले रहे हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं, वो एक एटमोसफियर है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो स्क्रीन नहीं चल रही, अब क्या करें, स्क्रीन को कैसे चलाएं? कितने स्टूडेंट्स को स्क्रीन का आज प्रॉब्लम आ रहा है? कमेंट करते जाएं, जिनको नजर आ रही है, जिनको नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही, ये कमेंट करते जाएं। तो देख लेते हैं कि कितने के हैं। ज्यादा हैं तो फिर कुछ करते हैं इसका। कितनों को स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है, अब आ रही है, अब आ गई है। इकरा लियाकत को भी अब आ गई है, तीनों को आ गई है, आ रही है।
आ रही है, मेरी भी नहीं चल रही। 3 दफ़ा लीव करके किया फिर आई है। अच्छा, ये मुझे बताएँ जिनको लगातार आ रही है वो कितने हैं? ये क्या कुछ के साथ ये फिनोमिना कुछ तो बता रहे हैं कि ये फिनोमिना आ रहा है, स्क्रीन नज़र नहीं आती। वो लोग बताएँ जिनके साथ ये फिनोमिना हो ही नहीं रहा, उनको शुरू से ठीक ही नज़र आ रही है। वो कितने क लोग हैं? इकरा को आ रही है, निदा को लगातार आ रही है, कंटिन्यूअसली उज़मा बतूल को आ रही है। बस इसका मतलब है ये नेट का प्रॉब्लम है, आप लोगों की तरफ जो जिनको नहीं आ रही मे बी पॉसिबल कोई जब वीक सिग्नल हो ना नेट के, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो हो सकता है आज कोई मसला बना हो इंटरनेट के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं बता रहा था देखिए हम अर्थ की सरफेस के ऊपर रह रहे हैं जहाँ पे खड़े हैं, ऊपर हवा के अंदर मतलब ने जो है वो खला में चाँद, सूरज, सितारे ये सारे हमें नज़र आते हैं। ये तो बहुत ऊपर खला है ना, उससे ऊपर ज़मीन के ऊपर एक एनवेलप है। एनवेलप कहते हैं जैसे लिफ़ाफ़ा, गोल दायरा, उसको एनवेलप कहते हैं। ये ज़मीन है, ये यूँ ऐसे गोल सी एलिप्टिकल टाइप की होगी, ठीक है? तो इसके ऊपर ये गैसेज़ का हाल है और उसकी डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। उन लेयर्स को हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम उस एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, ठीक है? तो इधर डिफरेंट फिनोमिनाज़ होते हैं, डिफरेंट वेदर्स आते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स आते हैं। वेदर किसको कहते हैं? मौसम को कहते हैं, ठीक है? और क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। इसको हम देख लेते हैं वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। वेदर तो कहते हैं मौसम को और वेदर किस चीज़ पे कंपोज़ करता है? हम क्या कहेंगे कि वेदर का हम टेम्परेचर पे कहेंगे यार गर्मी है, सर्दी है, इसमें एयर प्रेशर भी आएगा, ह्यूमिडिटी भी आएगी यार नमी है या नहीं नमी। हम क्लाउड्स की भी बात करते हैं, आज यार बादल आए हुए हैं या नहीं आए हुए। प्रेसिपिटेशन ये बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। विज़िबिलिटी यार धुंध है या नहीं है धुंध। विंड की बात करते हैं, हवा चल रही है कि नहीं चल रही। मौसम को हम इन चीज़ों से डिफाइन करते हैं ना वेदर को। तो ये वेदर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है? बाज़ औक़ात हम लफ्ज़ सुनते हैं क्लाइमेट चेंज का हम बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बताऊँ कि समिट हो रही है क्लाइमेट चेंज की अपना अमेरिका में और बदकिस्मती की बात ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया नहीं हालाँकि पाकिस्तान काम भी कर रहा है बिलियन ट्री सुनामी और इन सारों पे। इसके अलावा उनका कुछ विज़िट्स वग़ैरह भी हो रहे हैं इधर एशिया की साइड पे। तो इंडिया भी जा रहे हैं, बांग्लादेश भी जा रहे हैं, पाकिस्तान कोई नहीं आ रहे। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर पाकिस्तान ने कार्ड खेला, पाकिस्तान ने सऊदी वलीअहद सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ उसको जो है लिखा है लेटर-शेटर ना कि जो है हाँ जी, वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट की तरफ आते हैं ये लॉन्ग टर्म होता है। ये देखिएगा क्लाइमेट रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म 30 इयर्स एवरेज ऑफ वेदर। क्लाइमेट को हम ऐसे ही नहीं कह देंगे कि पाकिस्तान का क्लाइमेट ऐसा है। हम कहेंगे ना इसको जो है मौसम ऐसा है तो वो वेदर होता है। ठीक है? और क्लाइमेट हम डिफाइन करते हैं ड्राई वेट ठीक है? ड्राई हॉट इस तरह के लफ्ज़ गरम मरतूब ये आप लफ्ज़ सुनते होंगे हमने ये 11वीं 12वीं में भी पढ़ते रहे 10वीं में भी। गरम मरतूब है, वो क्लाइमेट होता है। वो 30 साल की एवरेज होती है मतलब पाकिस्तान का एक क्लाइमेट होगा जी ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो है वो हॉट क्लाइमेट है। ठीक है? एक लफ्ज़ होगा और वो 30 साल की एवरेज देखेंगे कि रोज़ वेदर कैसा होता है, उसके बाद वो उस मुल्क को एक डेज़िग्नेशन देते हैं। अब कोई ठंडा इलाका है तो उधर कहेंगे जी, इधर का जो क्लाइमेट है वो जो है वो कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी रशिया-रुशिया की बात कर लेते हैं या किसी ठंडे इलाके की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो बात करेंगे। तो वो क्लाइमेट में आएगा लॉन्ग टर्म एवरेज मौसम एक जो रहा और जो वेदर है वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है? मौसम का हाल। तो ये हो गया इसके अलावा इस पिक में देखिएगा 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं कि एक तो 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स एक्सटेंड ओनली 30 किलोमीटर अबव अर्थस्फीयर। आम तौर पे जो है ना 11 से बल्कि आप 30 लगा लें या 10 से 30 लगा लें, 30 किलोमीटर तक सारे एनवायरनमेंट ये वाटर वेपर ऊपर और जो गैसेस है ना, वो 30 किलोमीटर के अंदर-अंदर होती हैं। ऊपर जाते-जाते इन चीज़ों की अमाउंट कम रहती जाती है। फिर एक ऐसा वक़्त आता है कि ये गैसेस बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ये एनवेलप बिल्कुल खत्म हो जाता है और खला आ जाती है। और ये जो गैसेज़ हमारे ऊपर लटक रही हैं, हवा में है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस वजह से यहाँ पे मौजूद हैं? ये उड़ क्यों नहीं जाती? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से।
ज़मीन चीज़ों को खींचती है अपनी तरफ। हम ऊपर जंप लगाते हैं, आप जंप लगाएँ ज़मीन पे नीचे की तरफ आएँगे। चाँद पे आप जंप लगाएँगे तो वो चाँद की ग्रेविटेशनल पुल कम होती है तो आप काफ़ी ऊपर चले जाएँगे। खला में जंप लगाएँगे तो रुकेंगे ही नहीं, घूमते ही रहेंगे। तो जो चीज़ वापस हमें लेके आती है वो बेसिकली क्या होती है? ग्रेविटेशनल पुल होती है जी, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आया था। जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा हम देख रहे थे कि आम तौर पे जो ये ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे थे कि ये जो गैसेस का एनवेलप ज़मीन ने अपनी तरफ खींचा हुआ है और ये होल्ड की हुई है, एक दायरा बना हुआ है ज़मीन के इर्द-गिर्द गैसेस का, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। और ज़्यादातर जो सारे फिनोमिना हो रहे हैं वो 10 से 15 किलोमीटर के अंदर जो है हैपन हो रहे हैं। तो हम देख लेते हैं ये जो गैसेज़ हैं ये हैं कौन-कौन सी? ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसमें जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की 78% है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन है, 78%। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, ये है जी 21%। उसके बाद आ जाते हैं वाटर वेपर्स, ये 0 से 4% के दरमियान रेंज करते हैं, क्योंकि नमी कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%, ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अक्सर वो पूछ लेता है 0 पॉइंट, क्योंकि इसमें हेर-फेर आसानी से हो जाता है। वो पूछ लेगा 0.37%, 0.037%, 0.0037%। तो आपने ये याद रखना है, इसमें ये जो अशारिया है, डॉट है, उसके बाद एक सिफर आपने लगाना है। 0.037% है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो बाकी का बन जाता है वो और भी गैसेस होती हैं, आर्गन वगैरह जैसे हो गई, नियॉन वगैरह जैसे होगी, वो गैसेस भी हैं। लेकिन ज़्यादा अहम ये नाइट्रोजन का याद रखें आप 78%, ऑक्सीजन का याद रखें और कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखें। या एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं, वो ये गैसेस हैं। उसके अलावा गैसेस के अलावा कुछ चीज़ें और भी मौजूद हैं, उनको एरोसोल या पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है? नेचुरली तौर पे तो सिर्फ़ गैसेस को मौजूद होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। जो हमारा ये गैसेस का एनवेलप है, उसमें क्या-क्या शामिल हो जाते हैं? एरोसोल और पोल्यूटेंट्स शामिल हो जाते हैं। तो पोल्यूटेंट हमने पहले भी एनवायरमेंटल साइंस के लेक्चर में देखा था कि वो चीज़ जो आलूदगी कॉज़ करती है, सिंपल सी बात है, उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट में फिर हमने पोल्यूशन डिफरेंट टाइप की देखी थी। यहाँ इस वक़्त बात हो रही है, हमने उसमें वाटर पोल्यूशन देखी, नॉइज़ पोल्यूशन देखी, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखी है, वो इधर स्पेसिफिकली पोल्यूटेंट की बात हो रही है तो हम ज़हन में लाएँगे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो रही है, जो ज़मीन के ऊपर गैसेज़ हैं, उनमें जो पोल्यूशन हो रही है। तो उसमें ये देखिएगा पहला पॉइंट, ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ डिस्प्ले टिनी सॉइल, साल्ट एंड ऐश पार्टिकल्स एट सस्पेंडेड एरोसोल्स, कि ज़मीन जो से जो मिट्टी उड़ती है, कोई नमकियास, साल्ट या ये जो ऐश होती है, वो ये जो बच जाती है, कोई चीज़ जलाने के बाद उसको ऐश कहते हैं। वो ये चीज़ें मतलब शामिल हो जाती हैं हवा में, तो ये एरोसोल्स कहलाती हैं। और इसके अलावा कुछ गैसेज़ होती हैं जैसे सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये फ्लोरोकार्बन्स वगैरह जो होते हैं, जो फ्रिज और एसीज़ वगैरह के अंदर से भी निकलती हैं, जो डिफरेंट टाइप की गैस, वो पॉल्यूशन कॉज़ करती हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब से ये कि एरोसोल और पोल्यूटेंट क्या चीज़ें हैं कि जो अननेचुरल चीज़ें हों और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो फ़ज़ा में शामिल हो रही हैं और वो हेल्दी नहीं है, पोल्यूटेंट हैं, आलूदगी कॉज़ कर रही हैं, उनको हम एरोसोल्स और पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वो कंपोज़िशन चेंज करती हैं इसका आम नेचुरल एनवायरनमेंट का। उसके बाद आइएगा ये एटमॉस्फेयर की डेफिनिशन।
एन एनवेलप ऑफ गैसेस हेल्ड अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं किसको है? एन एनवेलप ऑफ गैसेस हेल्ड अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, अब वो जो एनवेलप का गैसेज है उसमें दो तरह की गैसेज होती हैं। एक होती हैं परमानेंट गैसेज, दूसरी होती हैं वेरिएबल गैसेज। परमानेंट गैसेज जैसे नाम से पता चल रहा है जिनकी मिकदार परमानेंट रहेगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहती है हर वक्त। वो कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और आर्गन 0.9%। ये तीन गैसेज हैं, इनको हम परमानेंट गैसेज कहते हैं। इनकी मिकदार ऑलमोस्ट सेम रहती है। फिर आ जाती हैं कुछ वेरिएबल गैसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और मीथेन 0.0002%। अब इधर भी मीथेन का भी याद रखिएगा, जीरो पॉइंट पॉइंट के बाद 3 जीरो है। कार्बन में पॉइंट के बाद 1 जीरो है, मीथेन में पॉइंट के बाद 3 जीरो है। ये पूछा जा सकता है और वो फिगर सेम रखता है, जीरो की तादाद आगे पीछे कर सकता है। तो ये वेरिएबल गैसेज हैं, इनकी मिकदार चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह पे, जैसे कल भी डिस्कस हो रहा था फार्म का, ग्रुप के अंदर कोई फार्म है या कोई फैक्ट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, तो उधर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार चेंज होगी। फिर कुछ कंट्री ज्यादा पोल्यूटेंट है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। कुछ के अंदर जो है वो ट्रीज वगैरह ज्यादा हैं, तो वहां पे इसकी मिकदार कम है। ये वेरिएबल होती हैं। वेपर्स हैं, ये भी वेरिएबल होते हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, नमी जो है हवा की वो भी वेरिएबल करती है। लेकिन ऊपर की जो परमानेंट गैसेज हैं वो तीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। ये आमतौर पे इनका लेवल सेम होता है। अब आइएगा मेन चीज की तरफ, जो आपको बताना है कि जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जमीन के ऊपर जहां तक, जब तक खला शुरू नहीं होती तब तक 5 लेयर्स आती हैं। तब तक 5 लेयर्स आती हैं और ये डिवाइड होती हैं डिफरेंट इसमें। ये देखें, ये नीचे अर्थ आ गई, ये ब्लैक से कलर की। उसके बाद एक लेयर ये आ गई, इसको ट्रोपोस्फेयर कह दिया। दूसरी आ गई, उसको स्ट्रेटोस्फेयर कह दिया। तीसरी आ गई, उसको मीजोस्फेयर कह दिया। और यहाँ पे एक और आनी चाहिए थी, उसको कहेंगे थर्मोस्फेयर। और आखिरी जो है वो एक्सोस्फेयर आ गई। एक्सोस्फेयर का पार्ट होता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर कोई अलहदा से लेयर नहीं होती। तो ये मतलब डिफरेंट टाइप की लेयर्स आ जाते हैं। अगली स्लाइड में इसको मजीद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स आती हैं और उनको हम क्यों डिफाइन ऐसे करते हैं। ये देखिएगा 5 लेयर्स होती हैं। बाद लोग इनको 8 भी कह देते हैं। 8 कैसे वो कह देते हैं? ट्रोपोस्फेयर है ना, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद एक और हल्की सी लेयर मौजूद होगी। जब वो देखें, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो शुरू हो रहा है ना, 2 लेयर्स है। ट्रोपो के बाद ये आ गई अर्थ ऐसे, इसके ऊपर एक लेयर आ गई ये ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर ये वाली लेयर आ गई स्ट्रेटोस्फेयर। तो दरमियान की जो ये थिन लाइन है ना, कई लोग उसको भी कह देते हैं ये भी एक लेयर है। जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, वो ऊपर वाली को कह देंगे ट्रोपोपास, पास में ने रोकना और ट्रोपो साथ लगा देंगे। फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इसके ऊपर आएगी मीजोस्फेयर। लेकिन कई लोग इस वाली को भी कह देंगे स्ट्रेटोपास। मीजो के बाद ऊपर आएगी तो इस वाली को वो कह देंगे मीजोपास। तो वो फिर उस हिसाब से 8 बना लेता है लेयर्स को। लेकिन लेयर जो है वो 5 हैं, जिनके नाम मैंने नीचे लिखे हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन लेयर्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये ट्रोपोस्फेयर, ये एक ग्राफ की मदद से दिखाया गया है। इस ग्राफ से ज्यादा परेशान नहीं हो जाना, ये क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगी हैं। आप इसको समझ लें जमीन की सरफस, उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स हैं। ये एक लाइन, दूसरी, तीसरी। अब ये लेयर्स क्यों बनाई? ये देखिए, ये वो अगर इसको ट्रोपोस्फेयर कह रहा है, इसको वो कह रहा है ये जो है जी स्ट्रेटोस्फेयर है, ये जो है जी मीजोस्फेयर है, ये जो है जी थर्मोस्फेयर है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? ये ऊपर वाली जो है थर्मोस्फेयर। अच्छा, इस चार्ट में देखिएगा एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन खींची हुई है, ये वाली, ये ऐसे। ये क्या चीज है भला? ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर है। ये नीचे उसने देखिए टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये जीरो है। यहाँ पे ये जीरो है। इस तरफ टेम्परेचर
जो है वो अ, दाएं हाथ पे जो टेम्परेचर है वो प्लस में है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40, और इस तरफ माइनस में है, ठंडा टेम्परेचर। ठीक है। अब ये देखें, किसी लेयर में टेम्परेचर अप हो रहा है, किसी में जो है टेम्परेचर डाउन होता है, किसी में अप होता है, किसी में फिर डाउन हो जाता है, किसी में फिर अप हो जाता है। ये बताने का मकसद इस पिक्चर में ये है कि जो डिफरेंट लेयर्स है ना, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, उधर जो प्रेशर है वो डिफरेंट है, उधर टेम्परेचर डिफरेंट है। देखें, हम अगर अपनी लेयर की बात कर लें, पहली लेयर जो होती है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिस लेयर के अंदर हम रहते हैं, ये तकरीबन 11 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर आप जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं, मतलब हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ, मरी और ये आज़ाद कश्मीर की तरफ या गिलगित-बल्तिस्तान, ये ऊपर के एरियाज़ है ना, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ज़मीन से। तो वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है, वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है? इसका मतलब जिस लेयर में हम रह रहे हैं, उसमें हम नीचे से ऊपर जाएँगे तो ठंड होगी। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगी और अगली लेयर आ जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे गर्मी बढ़ेगी। गर्मी क्यों बढ़ेगी? सन के आप करीब होते जा रहे हैं। उसके ऊपर एक लेयर और आएगी मेसोस्फीयर, उसमें आप जाएँगे तो फिर ठंड शुरू हो जाएगी। ये देखिए ना, ये जैसे ये लेयर में बता रहा है, इस लेयर में इस तरफ जा रहा है, इधर माइनस टेम्परेचर है, मतलब ठंड है। मतलब कि पहली लेयर में ठंड, दूसरी में गर्मी, फिर इस तरफ ठंड आ गई है, और इस तरफ इस तरफ ग्राफ के जो होगी, ये इस तरफ आ रहा है ना ग्राफ के, ये लाइन इस तरफ, ये ये यहाँ पे इसका मतलब जो है वो अपना गर्मी होगी। तो ये डिफरेंट लेयर्स की कंपोजिशन है। अब हम इनको बारी-बारी हर लेयर को देख लेते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहली लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फियर। ये 0 किलोमीटर से लेके 11 किलोमीटर तक होती है। ज़मीन पे जहाँ पे आप खड़े हैं सरफेस पे, यहाँ से शुरू होके हमारे ऊपर आसमान की तरफ 11 किलोमीटर तक जाएँ, तो ट्रोपोस्फियर ही कहलाएगी। हम इस लेयर में रहते हैं, इससे ऊपर तो नहीं रहते हम ना। आखिरी सबसे ऊँची जगह ज़मीन की माउंट एवरेस्ट है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है। उसके भी 9 किलोमीटर से 2 किलोमीटर और ऊपर तक ये लेयर है ट्रोपोस्फियर, ठीक है? उसके बाद फिर अगली लेयर स्टार्ट हो जाती है। माउंटेन्स भी इसका पार्ट है। कोई भी माउंटेन स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं जाता। 8-9 किलोमीटर पे मैक्सिमम माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, 8,800 समथिंग है। जो हमारा K2 है वो 8,611 है, ठीक है? मीटर, 8,611 मीटर, मतलब कि 8.6 किलोमीटर। 8.6 किलोमीटर K2 है, जो सबसे ऊँचा दुनिया का पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट, वो 8.8 किलोमीटर है। तो इसका मतलब माउंटेन्स भी इसी लेयर में है। हम लोग भी इसी लेयर में रहते हैं, और इस लेयर में जैसे-जैसे ऊपर जाएँ टेम्परेचर करीब होता है, सर्दी बढ़ती जाती है, ठीक है? पहाड़ों वाली तरफ जाएँ तो ठंड होती है, और आपने देखा हो कि वो तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं तो वो वहाँ पे, जैसे अभी ये गया था सतपारा, अली सतपारा, और वो गुम हो गया था, मिला नहीं है, पाकिस्तानी क्लाइंबर था। तो वो ठंडा ही दिखा रहे थे ना, अगर आपने खबरें देखी हो, वहाँ पे बर्फ वगैरह जमी हुई थी, ये वो। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 16 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर है। मतलब जहाँ पे एंड होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद थोड़ा-सा हिस्सा आ जाता है ट्रोपोपाज़ का। ये शिफ्टिंग हो रही है एक लेयर से दूसरी लेयर में। आपस में क्योंकि गैसेज़ हैं, गैसेज़ की डिमार्केशन आप क्या करेंगे? तो जहाँ पे वो डिमार्केशन वाज़िया हो जाए, उस डिमार्केशन को वो फिर पाज़ का लफ़्ज़ लगा देता है, कि पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर थी, जहाँ पे ज़रा पाज़ आया, शिफ्टिंग हुई, दूसरी लेयर स्टार्ट हो रही है, उस एरिया को वो कह देता है ट्रोपोपाज़, और बाकायदा जो लेयर दूसरी लेयर स्टार्ट होती है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसकी लेंथ 16 से 50 किलोमीटर तक होती है। ओज़ोन इस लेयर में होती है। ओज़ोन ओज़ोन का नाम हम सुनते हैं जो, वो इस लेयर में होती है। जेट प्लेन जो होते हैं, वो भी इस लेयर में फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन जो होते हैं, वो इसमें फ्लाई करते हैं। और इसमें जैसे-जैसे टेम्परेचर, जैसे-जैसे हाइट बढ़ती है, ज टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि सूरज के आप करीब हो रहे हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे अब हाइट बढ़ेगी,
जाएगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। उधर जहाँ पे अगली पे रुक रहा है स्ट्रेटो जो है मेसोस्फीयर, वो लेयर खत्म हुई 50 किलोमीटर पे, तो ये लेयर 50 से 80 किलोमीटर, मतलब कि 30 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर होता है। मेसोस्फीयर का 30 किलोमीटर का हाल है। अच्छा, ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, ये सबसे ठंडी लेयर होती है। इस लेयर में दोबारा से ठंड आना शुरू हो जाती है, -130 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। और इसमें याद रखने की एक एक दो दो पॉइंट ही हैं जो इंपॉर्टेंट है हर लेयर के, जो आपने उस लेयर के साथ याद रखने हैं। इसमें जो याद रखने वाला है कि एक तो ये कोल्डेस्ट लेयर है, और मेटियोर जो है, जो वो आसमान से जब सितारा टूटता है वो तो खला में टूटता होगा ना, जमीन के हाले जब वो मीजोस्फेयर में आता है उसको तब आग लगती है। जब उसको आग लगती है तो उसको हम जो है जी मेटियोर कह देते हैं, कि मेटियोर को जी यहाँ पे जो है वो आग लग गई। ठीक हो गया, और ये कोल्डेस्ट लेयर हो गई। उसके बाद आगे आते हैं हम मीजोस्फेयर के बाद। इसका यार जो है ना, यहाँ पे एयर प्रेशर बड़ा कम होता है। ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, और जो एब्जॉर्ब करनी होती है ना अपना, कोल्ड में कैसे फायर होगी, यही तो बात है, पानी में आग लगाना, यही तो असल फन है। अच्छा, तो जो अपना होती है ना, आ, यहाँ पे वो गैसेस वगैरह होती है ना, रिएक्शन होता है, वो जो मेटेओर आते हैं वो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो उनको आग लग जाती है। और इसकी जो क्यों कोल्ड होती है वो ये है कि यहाँ पे जो लेयर है ना गैसेस की, वो बहुत थिन होती है। ठीक है, तो जब भी जरूरत है ना हीट को ट्रैप करने के लिए, गैसेस की जरूरत होती है। हीट को ट्रैप करने के लिए गैसें होंगी तो हीट ट्रैप होगी ना, यहाँ हीट ट्रैप नहीं होती, वो डायरेक्ट नीचे वाले पे चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने बताया पहले नंबर पे मरकरी होता है, दूसरे पे वीनस होता है। सबसे गर्म वीनस मैंने आपको बताया था, हालांकि सूरज के सबसे करीब मरकरी है, लेकिन मरकरी सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गिर्द गैसेस का हाला नहीं है जो गैसेस को एब्जॉर्ब करे। दूसरे नंबर पे जो वीनस है उसके गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का हाला है। कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वो जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, और वो सबसे ब्राइटेस्ट, और वो सारा मैंने आपको बताया था उसके बारे में, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट, और जो है वो जो है हॉटेस्ट। तो यहाँ भी यही चक्कर है कि ये कोल्डेस्ट लेयर है, यहाँ पे गैसेस का जो है वो बड़ी कम है, और मेटेओर यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। इसके बाद मेसोस्फेयर के बाद, जहाँ पे मेसोस्फेयर एंड हो रही होती है, वो मीजोपाज का एरिया एक आ जाता है कि मीजो रुक गई, और अगली लेयर आ जाती है जिसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ये यहाँ पे जो absorb होती है रोशनी है, चला टेम्परेचर था है, ये इलेक्ट्रीफाई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की होता क्या है कि से जो रेडिएशन आती हैं वो यहाँ पे आयोनाइज्ड हो जाते हैं, बल्कि स्टूडेंट ने एक ने बाद में ग्रुप में तस्वीर भी शेयर की थी, उसको वो कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। ऐसे ये जमीन है ना, ये गोल जो इस एंड पे होगा उसको कहेंगे ऑस्ट्रे ऑरोरा बोरियलिस पे होगा उसके, ये इन
एंड पे होता है, ये ना एंड है साउदर्न, ठीक, ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ साउथ कहते हैं। पर जहाँ पे ये पेड़ का बन रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी आती है यहाँ पे, फिनोमिना है, और जो फ्री होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वो आयोन हो जाते हैं। आयोन ऐसे बताया, सॉरी, ये ज़मीन आ गई, मेसोस्फीयर, उस पे उसको हम कह देते हैं एक्सोस्फीयर, ये वाली लेयर को। और ये इधर करके फिनोमिना हो रहा है, 700 किलोमीटर तक ये लेयर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर खल्लास स्टार्ट हो जाता है जीरो से, ये है, ठीक है। ये भी वो जो मैंने पीछे बातें स्ट्रेटोस्फेयर की, ओजोन लेयर की, मीजोस्फेयर की, आयोनोस्फेयर की जो बातें की हैं ना, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मेजर इसमें बताने का मकसद ये था कि ये डिफरेंट जो है ना, वो, वो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ये दो तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं, जैसे ये जमीन, ये आ गई जमीन, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ऐसे चारों तरफ हाला होगा, ठीक है, ये चारों तरफ हाला होगा गैसेस का। हम अगर जमीन के इधर इस यहाँ ऊपर रह रहे हैं, तो हम इस एरिया को देखेंगे और वो लेयर्स को यूं डिवाइड कर लेंगे, ये लेयर्स हैं। हम अगर यहाँ रहते हैं, हम ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। हाला वैसे ये जमीन के चारों तरफ ही है गैसेस का, ठीक है। ये था एक लेक्चर हमारा और रहता है वो, लेकिन कल हम टेस्ट लेंगे, वो मैं आपको किसी और देख लेंगे कि जमीन को कैसे डिवाइड किया जाता है। ये जमीन है ना, जिसके ऊपर ये सॉलिड एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेयर्स भी तो होंगी ये, इसलिए अगर उसको कहते हैं इनर कोर, इनर कोर। इसके ऊपर एक और लेयर होती है, उसको कह देते हैं आउटर कोर। हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ, फिर बाद में कहीं पढ़ लेंगे। फिर इसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है जिसको कह देते हैं मेंटल, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर हो जाती है उसको कह देते हैं क्रस्ट, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर की हमने लेयर पढ़ी ना, 5 लेयर, इस तरह इसकी जमीन की भी लेयर होती है। एटमॉस्फेयर में हम नीचे से ऊपर गए थे, इसके अंदर हमने जमीन में ही देखते हैं जमीन में क्या कुछ हो रहा है। तो जमीन के अंदर वाली लेयर, पहली लेयर हो जाती है आपकी जी इनर कोर, ठीक है जी, ये ऐसे इनर कोर, उसके ऊपर आउटर कोर, उसके ऊपर मेंटल, और जिस लेयर पे हम रहते हैं, ये जो हार्ड जो लेयर है, उसको हम कह देते हैं क्रस्ट। हम जमीन के क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, कहते हैं ना, जमीन के अंदर डिगिंग करके मादनियां निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, इसलिए जमीन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे हम इधर क्रस्ट पे रहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे ये हाला होता है गैसेस का, ठीक है। और उस गैसेस के हाले को आज हमने डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज।